अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज की पुकार है बच्चे जो कभी सबके सांझे थे। पाकिस्तान के शहर लाहौर में और लाहौर के अंदरून शहर की गलियों में हम ये सुनते बड़े हुए हैं कि बच्चे सबके सांझे होते हैं। फिर बच्चों को लेके माँ बाप की जो मोहब्बत है वो हमने हमेशा देखी है। इवन अब जब आप सोशल मीडिया पे अक्सर वीडियोस शेयर करते हैं, उन वीडियोस में भी देखते हैं कि कोई जानवर जैसे मुर्गी है, जैसे कोई भी जानवर है, जो माँ है जो अपने बच्चों के पास है, वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं कर जाती और अपनी जान की परवाह नहीं करती और मौत के मुंह में खुद जाना पसंद करती है, लेकिन अपने बच्चे को बचा लेती है। ये ममता होती है, ये पेरेंटहुड होती है, ये वालिदैन होते हैं। और वालिदैन की अज़मत को भी इसीलिए बताया गया है कि वालिदैन अपनी ज़िंदगी पे मुश्किलात लेके अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ आसान करते हैं, इन्हीं को वालिदैन कहते हैं। लेकिन आज के दिन एक बड़े भारी दिल के साथ मैं कुछ ऐसी कहानी आपके लिए लेके आया हूँ जो सुन के, जो दिखाते हुए, बताते हुए मेरा भी दिल फट रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप ये सुने, ये कहानियाँ जानें, क्योंकि ये हमारे मुल्क में हो रहा है, हमारे मुआशरे में हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक ऐसी कहानी की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ, एक ऐसी बच्ची की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ जिसके साथ जो जुल्म ढाया गया वो बताते हुए मेरी रूह कांपती है। और उसके साथ वो जुल्म किसी पराये ने, किसी गैर ने नहीं ढाया, उसके साथ वो जुल्म खुद उसके बाप ने ढाया है। उसकी साथ क्या जुल्म हुआ और उसकी रूह को किस तरह छलनी किया गया उसके जिस्म के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन बच्ची के साथ मैंने सवाल जवाब ऐसे नहीं किए जिससे मैं उसकी तकलीफ़ में और इजाफा कर सकूँ। जो सवाल जवाब क्या किए और बच्ची से किस तरह बात की वो ज़रा जाके सुनिए, और उसकी माँ ने इस तमाम तकलीफ़ के बारे में क्या कहा, सुनिए। क्या हाल है एमन, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी। एमन पढ़ती हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। 9th क्लास में? हाँ जी। अच्छा, तो क्या बनना है बड़े हो? क्या आपने? जज। इंशाल्लाह जज बनेंगे। एमन को ना अच्छे स्कूल में भी दाखिल करवाना है और एमन को हमने अच्छी जगह पे लेके जाना है ताकि एमन जो जज बनना चाहती है वो बन जाए। ठीक है? ठीक है। ठीक है, चलो मेरा बेटा, अपना ख्याल रखो। थैंक यू बेटे। ठीक है। बाजी की हाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बाजी, क्या मारा था आपको यहाँ हाथ पे? खंजर मारे थे मेरी पूरी बॉडी में, सर से लेके पाँव तक। आपको ये कितने अरसे से ये मारपीट शुरू हुई हुई? 4-5 माह हो गए हैं। तो ये आपको खंजर से मारते थे? पहले वो कभी लोहे के पैप ले लेता था, कभी स्टिक ले लेता था, कभी डंडे उठा लेता था, कभी वो बिजली की तारें उठा लेता तो था। बाजी आपने अपने घर में शिकायत की इस बात की? मुझे मौका नहीं देते थे, वो लोग किए होते, 2-3 लोग लगाए होते उसने के। तो बाजी आपके घर में और कोई नहीं था कि? नहीं, मेरे ससुर थे, ससुर साथ मिला हुआ था बेटे के। ससुर साथ मिला हुआ था? जी, वो नशा भी वही ला के देते थे और वो मशवरे देता था कि इनको ना मार पीट के ना बोरियों में डाल के बाहर लाइनों में फेंक देना बेटियों को। मतलब वो बच्चियों के साथ ना बुरा भला करते थे। बाप तो भी ये क्यों शुरू हुआ? ये क्या कैसे हुआ? ये शुरू से ऐसे था या बाद में? ये अभी 5-6 माह से ऐसे करने लगा था, पहले नहीं करते थे। पहले ठीक थे? बिल्कुल पहले ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे जी बिल्कुल। कोई मारपीट नहीं? कोई वो घरेलू मसला थोड़ा बहुत मेरे से ही होता था, बच्चों के साथ तशद्दुद नहीं करते थे। अब बच्चों के साथ भी करने लगे थे और मेरे साथ भी करने लगे। इसकी वजह क्या लगती है आपको? वो एक तो आइस का नशा बहुत ज्यादा करने लग गए थे ना। नशा? आइस का नशा कर रहे जी, थे? आइस का नशा करते थे। और अच्छा। साथ मुझे भी देते थे बच्चों को। अगर हम नहीं पीते थे हमें खंजरों से मारता था, कभी पाइपों से मारता था। खुद काम क्या करता था? घर में रहते थे, रेगुलर काम कुछ नहीं करते थे। तो ये बच्ची को क्या किया उसने? बच्ची की आंख में क्या मारा? खंजर मारे आंख में भी उसने, इसकी बॉडी पूरी में खंजर मारे उसने, बेटी के भी। तीनों बेटियों के खंजर लगे पूरी बॉडी में। तो इसको हॉस्पिटल कब पहुंचाया गया? ये मैंने सुना है कि ये इसके जो जख्म है वो बहुत पुराने हैं। ये ना बड़ी ईद वाले दिन ज़्यादा मारा था, तब ये मेरे हाथ के 3 फिंगर्स और ये बाजू पे खंजर बहुत लगाए हुए हैं। कह रहा था मैं हाथ पाँव तोड़ के चारपाई पे लटा दूंगा। और साथ में बच्चों को भी सर में भी खंजर मारे, बॉडी में, कमर में, पीछे बाजी आपने कभी पुलिस से राब्ता नहीं किया कभी? भाई मौका नहीं दे रहा था, हमें अलग अलग कमरों में ताड़ देता था बच्चों को, बंद कर देता था? हाँ जी, आगे बाहर से लॉक करते, चाबी वाले भी और ऊपर से बड़े चैनों वाले लॉक लगा। तो बाजी आपके इर्द गिर्द हमसाया भी कोई नहीं? हमसाया था, बाहर से आते थे लेकिन वो बेल देते थे, ये दरवाज़ा ऊपर नहीं करते थे। तो ये पता कैसे चला? पुलिस तक बात कैसे गई? और मेरी काम वाली आई थी तो उसने बच्चों को जब देखा तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने जाके मतलब 15 पे कॉल की है। तो फिर बस आगे आगे बात बढ़ती गई। अच्छा, तो उसके बाद पुलिस ने आगे ये जी जी। बाजी अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, बाजी आपके बच्चे की नसीब अच्छे करे, मेरी दुआ है आप। ये एमन थी। एमन बहुत प्यारी बच्ची है। एमन जज बनना चाहती है, एमन इंसाफ करना चाहती है। अल्लाह करे कि एमन पढ़े लिखे कामयाब हो और इंसाफ करे। लेकिन उसकी जो रूह छलनी की है, उसका जो जिस्म छलनी किया है,
इसको कौन रीपे करेगा, इसको कौन वो वापस ला के देगा उसकी मासूमियत। बड़े अहम सवाल हैं, ख़ुद से ज़रूर पूछिएगा। डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। एमन के डॉक्टर हैं हारून हामिद साहब, CEO हैं म्यू हॉस्पिटल के। आए देखते हैं वो क्या कहते हैं कि बच्ची जब रिसीव हुई तो उसकी क्या सिचुएशन। डॉक्टर बड़ा अफसोसनाक वाक़या है ये, तो सबसे पहले हमें बताएं कि बच्ची की सिचुएशन क्या, और जब आपको रिसीव हुई उस वक्त क्या सिचुएशन थी। देखिए, ये डोमेस्टिक वायलेंस का वाक़या दर हकीकत इसको मैं कहूँ तो हुआ, और रात को हमें इत्तला आई कि इस तरीके से वहाँ पे ये वाक़या हुआ है और पुलिस ने रेड की है और माँ और बेटी दोनों को रिट्रीव किया है और उनको ला रहे हैं। और हमें इत्तला मिली कि उसमें आँखों की उनकी इंजरीज़ हैं, तो फिर रात ही को उन मरीज़ों को रिसीव किया और अर्ली मॉर्निंग उनकी सर्जरी की। बेटी जो थी उसका तो आँख के मसाइल ख़ासे ज़्यादा थे। इसकी राइट आई के ऊपर जो आईलिड है उसमें तो सारी आईलिड कट गई हुई थी और आँख एक्सपोज हो गई और उसमें खून भी रिस रहा था। और जो लेफ़्ट साइड की आंख है उसमें तो हमें जब हमारे आई स्पेशलिस्ट ने मुआयना किया तो पता लगा कि ये रीसेंट इंजरीज़ नहीं हैं, और उनकी वजह से आपको मालूम है कि आंख के इर्द गिर्द छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो आंख की मूवमेंट करते हैं, वो मसल्स भी इंजर्ड हुए और आंख की बिनाई भी अरसे से वो इंजरी हुई थी। जी हाँ। ओहो। खैर वो ऑपरेशन के बाद जो राइट आई थी, अल्लाह का शुक्र है वो अब बहुत बेहतर कंडीशन में है एंड वी आर हैप्पी कि उसमें बिनाई भी मौजूद है। उस साइड से तो हम मुतमईन हैं। और जो बच्ची की वालदा है उसको भी मैंने सुना। जी हाँ, वालदा की तो बेचारी की ना सिर्फ दोनों आंखों में ज़र्ब थी, उसकी वजह से ब्लीडिंग थी दोनों आंखों के अंदर, जिसको हम कंजक्टाइवल हेमरेज कहते हैं। और उसके साथ जब हमने बगौर मुआयना किया तो उस बेचारी की जिस्म में जगह जगह इंजरी के और ज़र्ब के निशानात थे, यहाँ तक कि उसके हाथ के ऊपर कुछ इंजरीज़ ऐसी थीं कि जिसकी वजह से उसके मसल्स जाम हो गए हुए थे। तो उसकी आंखों में पुरानी इंजरियाँ थी, वो भी बहुत सारी ऐसी इंजरीज़ हैं जो महीनों पुरानी थी। लेकिन जो बाकी इंजरीज़ हैं उसमें फिर हमने ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर्स और मेडिसिन के डॉक्टर्स उनको भी इन्वॉल्व किया हुआ है, और उनकी अब उस सेंस में हम रिहेबिलिटेशन। रिकवरी कैसी है उनकी? जी, मदर की रिकवरी तो बहुत बेहतर है। जी ठीक है डॉक्टर। तकलीफ़ यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, मेरी तकलीफ़, आपकी तकलीफ़ यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ये कहानी जो आपने सुनी, एमन की कहानी, इसके बाद एक और दुख देने वाली कहानी, एक और तकलीफ़ देने वाली कहानी, वो कहानी जो उनसी है रिजवाना की है। रिजवाना को मिलने के लिए मैं हॉस्पिटल में गया, वो जनरल हॉस्पिटल लाहौर में ज़ेरे इलाज है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उसके दरवाज़ा खोल के अंदर जा सकूं। लोग अंदर जा रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे, गुड़िया लेके आ रहे थे। दरवाजे तक पहुंचते ही उसकी चीखें इतनी शदीद थीं कि मुझे मेरे अपने बच्चे याद आ गए। मुझे ये एहसास हुआ कि शायद दुनिया भूल गई है, पर मुझे आज भी याद है कि बच्चे सबके सांझे होते हैं, बच्चे सांझे होते हैं। ज़रा जाके ये जो दुख, जो तकलीफ़ मैंने महसूस की, मैं चाहता हूँ कि आप वो दुख और तकलीफ़ को महसूस करके देखें और देखें कि मुआशरा कहाँ आ गया। हम जनरल हॉस्पिटल में हैं, ये रूम में बची है रिजवाना, और अंदर जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि बच्ची की चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। डॉक्टर उसको एग्जामिन कर रहे हैं, बच्ची चीख रही है दर्द से। बड़ा तकलीफ़ दे है ये सारा कुछ। जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो मुझे इंसान होने पे शर्मिंदगी होती है कि हम किस तरह के वैशी लोग हैं कि अपना बच्चा जो उनसे चंद पैसों के लिए बेच आते हैं, फिर कितना कितना अरसा मुड़ के उसको देखते ही नहीं है। रिजवाना के पेरेंट्स के 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के लिए वो वालिदैन क्या सोच रखते हैं, ज़रा उस सोच को भी देखें। उसकी माँ के दिल में तकलीफ़ थी अपनी बच्ची को देख के। उसको पता था कि मेरी बच्ची के साथ जो सलूक रवा रखा गया, मेरी बच्ची पे जो जुल्म ढाया गया, वो क्यों ढाया गया, उसको पता था। और उसको ये भी पता था कि मेरी बच्ची का मुझे ख्याल रखना है, लेकिन उसने नहीं रखा। वो अपनी बच्ची को मिलने भी नहीं गई, सिर्फ फ़ोन पे वो ये पूछती रही कि वो ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने आप लोग अपने बच्चे, 13-14 साल के बच्चे के बग़ैर रह सकते हैं? उसको किसी के रहमो करम पे छोड़ सकते हैं? ज़रा सोचें और इन पेरेंट्स की बातचीत सुनें। की ना ताड़ा? मंगा जी। मंगा बाजी ताड़ा की ना? शमीम। अच्छा बाजी, कितने बच्चे ने बाजी ताड़े? 10 बच्चे। 10 बच्चे ने माशाल्लाह। ते ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਦੇ। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ? बस ना पूछो तो बेहतर है, बहुत हालात मंदी देखी मैं। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ?
सिर च जख्म, हत्थां च, नक च, कान, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਗਏ ਬਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ? ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ 2 ਦਫਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਿਸਟਮ ਭੇਜੀ ਬੱਚੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ? ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਵੜੈਚ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਈ ਹੂੰ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਗਏ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੱਚੀ ਉਹ ਨੂੰ? ਖੁਦ ਆਪ ਆਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੱਢੀ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਪਕੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੂੜਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਲਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਮੇਰੀ ਕਰਦੀ ਅੰਮੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਮਾਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਸਕਾਫ ਇਹਦੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋਈ? ਅੰਮੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਵੀ ਤੋੜੇ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵੀ ਫਾੜਿਆ ਪਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਪਰਦਾ ਅਜੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਜ਼ਵਾਨਾ ਇਹ ਕੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਇੰਝ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਨਾ ਖੌਫ ਕਰ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਬਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਰਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਬੈਂਚ ਤੇ ਲੰਮੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਭਾਈ ਉਹ ਰੋਵੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸਬਰ 5 ਮਿੰਟ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਜੀ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ। ਬਰਤਨ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਜੀ ਤਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਦੀ ਰੇੜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ। ਛੋਟੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜੇ ਕੰਮ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਹੈ ਬਾਜੀ? ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਬੱਚੀ। ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਜੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕੇਸ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਸਰਗੋਧਿਓਂ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਬਾਜੀ। ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਭੇਜਣ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਨਾ ਰੂਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अल्लाह ताला रहम करे सारे। ये रिजवाना के वालिदैन थे, अपनी बच्ची के लिए इंसाफ के मुस्तहिक हैं, अपनी बच्ची के लिए इंसाफ के तलबगार हैं। अल्लाह ताला रिजवाना को इंसाफ दे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर देगा और अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, मेरा ये ईमान है। अब मैं आपसे कुछ ऐसी बच्चियों को मिलवाना चाहता हूँ जो लाहौर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर मौजूद हैं, लाहौर ऑफिस के अंदर उनके मौजूद हैं। और वो जो बच्चियाँ हैं वो भी इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रही हैं। वो बच्चियाँ किसी के घर में काम करती रही हैं, उन बच्चियों के क्या जज्बात थे, वो बच्चियाँ क्या सोचती थीं, बहुत हद के अंदर मैं उनसे पूछ पाया हूँ। कहीं मैं उनके इमोशनल ट्रॉमा में इजाफा ना कर दूँ, इसलिए कुछ अच्छी बातें ही पूछ पाया हूँ, ज़्यादा कुरेद नहीं पाया मैं उनकी बात को, लेकिन अब उनकी बात ज़रूर सुनी। हमारे पास दो बड़ी प्यारी बेटियाँ मौजूद हैं, फ़ातिमा और आमना। क्या हाल है आप दोनों का? ठीक है। आमना पढ़ते हो बेटे? जी। कौन सी क्लास में? 6 में। बेटे आपने बड़े होके क्या बनना है? मैं बड़े होके टीचर बनूंगी। कितनी एज में आए थे आप बेटे यहाँ पे? मैं यहाँ पर 12 साल की थी। 12 साल की आई थी, तो कहाँ से आई थी आप?
मैं रावलपिंडी से आई थी इधर। क्यों आई थी, क्या हुआ था? मैं किसी के घर काम करती थी, वो लोग एमएनए थे और मैं छोटी थी तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मारते थे। तो बेटे आपको उनके घर में कौन छोड़ के आया था? मेरे मामा पापा की डेथ हो गई थी, मेरे पप्पा ने मुझे फिर एक घर में काम करने के लिए फ़रोख्त किया था। ओहो। तो मुझे बहुत ज़्यादा मारते थे, काम करने पे मुझे मारा भी करते थे और जलाते भी थे, छुरियों से जलाते थे और अक्सर खाना भी नहीं दिया कौन करता था? ये जिन आंटी घर में काम करती थी। और आप कितनी एज के थे उस वक्त? 5 साल की थी, मेरी मम्मा की डेथ हुई थी और 6वें साल में छोटी सी बच्ची थी। पढ़ा नहीं कहीं पे उस वक्त से पहले? कहीं नहीं पढ़ा? नहीं, अब यहाँ तो तुम पढ़ रही हो, है ना? क्या बनना है तुमने? टीचर। टीचर बनना है, बहुत अच्छी बात है। और टीचर बन के हमें बच्चों को बहुत अच्छा तैयार करना है। वेरी गुड आमना। फातिमा? पापा चाहते थे कि मेरी बेटियां काम ना करें और मेरी मामा चाहती थी कि मैं उनको काम पे लगाऊं और वो पैसे लेती थी और वो चली जाती थी, ना मिलने आती थी। पता भी नहीं चलता था कि मामा आई हैं और पैसे लेके चली गई हैं। क्यों, ऐसा क्यों था? वो ऐसे मेरे साथ रिएक्ट करते थे जैसे वो मैं उनकी अपनी औलाद नहीं हूँ। ऐसे क्यों होता था बेटे? अब मेरे पापा हैं। अच्छा। मुझे बहुत खुशी है कि वो मुझसे मिलने आते हैं। अच्छा। मुझे अपनी बेटी समझते हैं। अच्छा, इससे पहले ऐसा नहीं था? नहीं था। कितने बहन भाई हो बेटे आप? हम लोग 6 बहन भाई। तो 6, बाकी क्या कर रहे हैं 5? बाकियों की शादी हो गई है। मेरे पापा अकेले हैं, वो मेरी पुप्पो के पास रहते हैं। और मामा? मामा छोड़ के चली गई। यहाँ पढ़ती हो आप? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटे? 3 क्लास में। और क्या करने का सोचा तुमने आगे जाके? आर्मी में जाना चाहती हूँ। आर्मी में? क्यों? मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। वाह, वेरी नाइस। चले, मेरी दुआ अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, आपको बहुत खुश रखे और अल्लाह ताला आपको हमारे लिए मिसाल बनाए अच्छी, कि हमें आप पे फ़ख्र हो। बच्चियों की ये बात आपने सुन ली। अब डॉक्टर जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जो उन बच्चियों का इलाज करती हैं, इस तरह ट्रॉमा ज़दा बच्चियों का इलाज करती हैं, वो क्या कहती हैं, ज़रा उनकी बात सुनिए। बच्चों की आप बात सुन रहे थे। बच्चों से ज़्यादा बात इसलिए नहीं की क्योंकि अभी बच्चे हैं, तो बच्चे सारी चीज़ों को समझते नहीं हैं। दोबारा से उनके वो ज़ख्म हम दोबारा करे देंगे, तो जो इतनी मुश्किल से उनके साइकोलॉजिस्ट ने ठीक किए हैं, उनसे बात करके वो दोबारा हरे ना हो जाएं, इसलिए मैंने कोशिश की कि उस पर बात ना की जाए। अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बच्चों के साथ शेयर की जाए, जैसे आप अपने बच्चों के साथ अच्छी मेमोरीज़ शेयर करना चाहते हैं। मिस मारिया हमारे साथ मौजूद हैं। मिस मारिया साइकोलॉजिस्ट हैं और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जो ऐसे ट्रॉमेटाइज्ड बच्चे आते हैं उनको डील करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा मिस मारिया, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें डील की होंगी। बहसीत इंसान कब आपको लगा कि ये तो बड़ा ही तकलीफ दे हो गया? हमारे पास एक बच्ची आई थी, छोटी बच्ची थी 7 साल की। उसको जो है वो खेलते खेलते जो है ना, उसका कहीं वो उसका हाथ लगा, तो जिस फैमिली के घर थी उनका बच्चा गिर गया। तो वो जो उस बच्चे की वालदा थी ना, उसने उसे गर्म तवे पे ऑयल के ऊपर उसे बिठाया हुआ था और वो पूरी बैक से जली हुई थी बच्ची। अब वो इतने सेंसिटिव पार्ट्स उसके जले हुए थे, वो बैठ नहीं सकती थी बच्ची, और वो इतना ट्रॉमेटिक था। और उससे ज़्यादा ट्रॉमेटिक ये था कि बच्ची को उन्होंने इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली कंट्रोल किया हुआ था कि वो बच्ची 4 दिन तक कंसेक्टिव वो यही कहती रही कि मैं खेलते खेलते गलती से गर्म तवे पे बैठ गई, वो आंटी उस पर खाना बना रही थी। या वो कभी ये कह देती थी कि मैं उस पर रोटी पकाने लगी थी तो मैं गलती से उस पर बैठ गई। लेकिन अब ये तो ह्यूमन जो है वो एक कॉमन सेंस थिंकिंग है, बच्ची खुद नहीं बैठी गर्म तवे पे। और एक बंदा एक आपका रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है कि बच्चा उठ जाता है, खुद बड़े का भी हाथ लग जाए उसके। फिर इवन तो रिकॉर्डिंग भी हमारे साइकोलॉजी सेक्शन में उसका बयान रिकॉर्ड हुआ था साइकोलॉजिस्ट की मौजूदगी में, जिसने उसने ये कहा था कि हाँ मुझे उस फैमिली में जलाए। कुछ ही होता है, ट्रॉमेटिक तो बच्चे होते हैं और हमें भी देख के उनको इतनी ज़्यादा फिजिकल इंजरीज होती हैं कि बंदा कहता है कि यार ये वाकई इंसान नहीं है जिसने मारा होगा। कोई माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे कैसे दे सकते हैं? क्योंकि मैं खुद पेरेंट हूँ एक, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने जिगर के टुकड़े को ऐसे दे के जाए। ऐसे क्या सिचुएशन होती है कि यहाँ तक कोई इंसानी माँ बाप, जानवर जो माँ बाप होते हैं वो नहीं ऐसा करते, तो ये इंसान कैसे कर जाता? एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें ना, जब पेरेंट्स ही उन्हें जो है वो एक उन्हें आप कह लें कि बिल्कुल उनको जो है वो निगलेक्ट में रखते हैं, उसके बाद उनको इन्वॉल्व करते हैं, वो उनका कंसर्न भी नहीं होता। अगर हम इस डिटेल्स में जाएं ना, को कैसे आप देखेंगी? अब आपको क्या नज़र आ रहा है? आपने इसका केस स्टडी किया है, इसको देखा? हाँ जी, मैंने विजिट भी किया है। मैं वो चूँकि बच्ची ICU में, मैं डायरेक्ट उसका इंटरव्यू तो अभी तक नहीं कर सकी, मेरी ड्यूटी थी। पेरेंट्स का किया आपने? जी, पेरेंट्स को क्या कहते हैं? पेरेंट्स, अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्टली बताऊँ ना, मुझे एज अ साइकोलॉजिस्ट, ये मेरी एक सब्जेक्टिव ओपिनियन हो सकती है क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे पेरेंट्स साइकोलॉजिकली मुझे स्टेबल लगे हैं। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ एज अ प्रोफेशनल इस केस के बाद कि पेरेंट्स और डायरेक्ट जो आपके सिबलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
किसी की बच्ची आपके घर पे काम करती है तो इसका क्या मतलब वो बच्ची नहीं है, उसमें जान नहीं है, वो क्या आप खरीद के ले आए हैं? ये तमाम सवाल वो सवाल हैं जो लोग ये जुल्म ढाते हैं उनको पूछने चाहिए। आज भी जगह जगह ऐसी तस्वीरें शेयर होती हैं जिसमें देखा जाता है कि बच्चे ज़मीन पे बैठे खाना खा रहे हैं और पूरी फैमिली टेबल पे बैठी है, जहां ये देखा जाता है कि सख्त सर्दी में लोगों के घरों में संगे मरमर का जो फर्श है उसके ऊपर वो नन्हे पाँव उन सख्त सर्द फर्शों पर फिरते हैं और आप ये सोचते हैं कि उनके नन्हे पाँव सर्दी से ठिठर जाएं पर फर्श पे मैल ना आए, संगे मरमर पे कहीं कोई दाग ना आ जाए। ये तमाम इंसानी पत्थर दिल, जो इंसान के दिल पत्थर के हो गए हैं ना, ये उनकी निशानियाँ हैं। अपने दिलों को पत्थर का होने से बचाएं। सारा अहमद के पास लेके चलता हूँ जो ऐसी कहानियाँ रोज़ सुनती हैं। सारा अहमद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन है, जिनके साथ हम अक्सर बहुत करीब होकर उनके साथ काम करते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ काम करते हैं और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं। ज़रा जाके देखें सारा अहमद क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। अभी आपने रिसेंटली एक बच्ची रिजवाना की गार्डियनशिप ली और आपने उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में तहवील में लिया। उसके अंदर मैंने देखा कि बच्ची के वालिदैन हैं और वालिदैन की मौजूदगी में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उसको अपनी कस्टडी में रख सकता है। बिल्कुल, अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो समझे कि बच्चा या बच्ची वालिदैन के पास गैर महफूज हैं तो फिर इजीली चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इसकी लीगल कस्टडी हासिल कर लेता है। मैंने सुना है कि इस जो बच्ची के वालिदैन हैं, इन्होंने इनके और भी बच्चे हैं जो इन्होंने आगे दिए हुए हैं। जी, इन्होंने एक दो और बच्चों को भी घरों में मुलाजमत पर रखवाया हुआ है। और दूसरी बात मुझे कल पता चली है कि जो बच्ची का फादर है उस पे उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है पुलिस के पास। ये तो वो केस है जो सामने आ गए, कई ऐसे केस हैं जो सामने भी नहीं आते। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से राब्ता करना कैसे आसानी से मुमकिन है उन लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं है इसके बारे में? जी, हमारा हेल्पलाइन नंबर है विच इज़ 1121। कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम वहाँ पहुँच जाती है। कहीं भी बच्चा हो वहाँ पे पहुँचेगी और उसको अपनी हिफाजती तहवील में लेगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो लोग बच्चे को मुलाजमत पर रखते हैं उनका सोशल बॉयकॉट करें और अगर देखें तो हमारी हेल्पलाइन पे इन्फॉर्म करें। वैसे ये टोटली मैंडेट है चाइल्ड उसका लेबर डिपार्टमेंट का, जो पंजाब का लेबर डिपार्टमेंट। अच्छा, लेबर डिपार्टमेंट से याद आ गया कि लेबर डिपार्टमेंट, मैंने सुना है कि लेबर डिपार्टमेंट ने चाइल्ड जो लेबर है उसकी स्टडी यानी कि कितने बच्चे हैं वो 1996 में की थी, उसके बाद अभी तक वो स्टडी नहीं की जा सकी दोबारा। जी, दैट्स ट्रू। एंड प्लस मैं ये देखती हूँ उनके कवानीन भी है लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। अब आई डोंट नो उनको रिसोर्सेज की कमी है या क्या कमी है। रिसोर्सेज की कमी तो नहीं लगती, गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, सारा कुछ हमारा इदारा जिसका बजट कंपेयर टू लेबर डिपार्टमेंट 1/100 है और ये काम हमारा नहीं है, बट फिर भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई और नहीं कर रहा। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2019 जो मैक्सिमम सज़ा है एक बच्चे को मुलाजमत पर रखने के लिए, उसका फ़ाइन है मैक्सिमम 50,000 रुपये और कोई 1-2 माह की जेल, विच इज़ नथिंग। आप मुझे बताएं। तो हमने प्रपोज किया है गवर्नमेंट को इसकी मिनिमम पनिशमेंट 5 लाख रुपये होनी चाहिए और 3 साल कैद होनी चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट के अंडर है ये चाइल्ड प्रोटेक्ट, ये जो चाइल्ड लेबर है ये तो आपके अंडर होनी चाहिए। चाइल्ड लेबर 100% लेबर डिपार्टमेंट के कानून में। और आपने क्या इसके लिए कुछ मूव किया है कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो चाइल्ड लेबर को भी केटर करे? बिल्कुल, हमने जो है उस ड्राफ्ट में ये भी मेंशन किया कि चाइल्ड लेबर को उठा के हमारा PDNC एक्ट है उसके अंदर डाले, क्योंकि मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। अभी रिजवाना का स्टेटस क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, वो आपके पास रहेगी? रिजवाना की हमने लीगल कस्टडी ले ली। हम पूरा ये जब वो माँ बाप अप्लाई करेंगे हम ये केस फाइट करेंगे और स्ट्रगल करेंगे कि हमें बच्ची दे दी जाए ताकि हम उसको यहाँ पे बेहतरीन मयारी तालीम, स्किल डेवलपमेंट, उसके खाने पीने सबका खर्चा उठाएं, सब कुछ के विल बी रिस्पॉन्सिबल जिस तरह हम बाकी के 1200 बच्चों का कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त। एमन और रिजवाना ये 2 बच्चियां नहीं हैं, ये आपके पूरे मुआशरे की बच्चियां हैं, ये पूरी कौम की बेटियां हैं। इनके साथ जो सलूक रवा रखा गया, मुआशरा इतना बेहिस है कि एक बार भी सड़क पर नहीं आया, एक बार भी इंसाफ के लिए उसने कोई जगह ब्लॉक नहीं की, किसी ज़मीन पे धरना नहीं दिया। किसी पढ़े लिखे को, अक्लमंद को, किसी भी शऊर रखने वाले को ये ख्याल नहीं आया कि वो रिजवाना के लिए बाहर आए, रिजवाना के लिए इंसाफ के लिए निकले, रिजवाना के लिए वो किसी भी साहिब इक़्तिदार का दरवाज़ा खटखटाए। नहीं आया। हम गए डॉक्टर जावेद अकरम के पास। डॉक्टर जावेद अकरम सोशल वेलफेयर के वज़ीर हैं, डॉक्टर जावेद अकरम बैतुल माल के वज़ीर हैं, डॉक्टर जावेद अकरम हमारे निगरान सूबाई वज़ीर सेहत भी हैं। उन्होंने इन तमाम बच्चियों का इलाज किया और जो उन्होंने बात मुझे कही वो बात मेरा सीना जला गई कि हम में से कोई भी बाहर नहीं आया। हम इतने
बेहिस लोग हैं। सुने डॉक्टर जावेद अकरम क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, इसी हफ्ते में 2 बड़े दर्दनाक वाक़े हुए। एक वाक़या तो बयान कर रहा हूँ मैं उसका रिजवाना का, वो भी प्लीज़ हमें थोड़ा बता दीजिएगा उसके बारे में डिटेल्स। और एक दूसरा एमन का वाक़या जो उनसा म्यू हॉस्पिटल में बची है, उसके बारे में बताइएगा कि वो क्या स्टोरी हुई है। देखें भट्ट साहब, जो इनके साथ हुआ है वो किसी दुश्मन की भी बच्ची के साथ ना हो। रिजवाना पिछले 6 माह से तशद्दुद बर्दाश्त कर रही थी। अल्लाह ताला सब्र की तलकीन फरमाते हैं, लेकिन ये सब्र की इंतहा तक पहुंच गई। दोनों बाजू टूट गए, नाक की हड्डी टूट गई, दांत टूट गए, पीछे चेहरे की स्किन, डॉक्टर साहब उसकी स्किन, बैक की स्किन पे उस पर हमें स्किन ट्रांसप्लांट करनी पड़ रही है। और इसी तरह उसके कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं है कि ये तशद्दुद का निशाना ना बने। एक इंच भी ऐसा नहीं। अच्छी स्पिरिट में है बच्ची, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसकी चीखें डॉक्टर साहब कमरे से बाहर आती हैं तो दिल फट जाता है। ऐसा ही है। और देखें, अनफॉर्चुनेटली चंद रुपयों के लिए हमने उसको भेजा और फिर 6 माह किसी ने पता ही नहीं किया कि उसके साथ क्या हो रहा है। उस घर का मालिक कहाँ था जब मालकन ये कर रही थी, उस घर के बाकी बच्चे कहाँ थे, उसके बाकी नौकर कहाँ थे, उसके हमसाए कहाँ थे, मुआशरा कहाँ था। ये मैं नहीं मान सकता कि 6 माह वो 1 to 1 ही रही है, ये तो नहीं हुआ। और यही मेरा बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसकी माँ से मेरी बहुत दफ़ा बात हुई, मैंने कहा जी आप तुसी तगड़े रहो। मैंने सुना उनको पैसों की ऑफ़र की जा रही है। वो अभी तक तो खैर मेरा नहीं ख्याल उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन यही मुझे ख़तरा था और उनको मैंने कहा कि आप तगड़े रहें। मैं चाह रहा था कि प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट करेगी। यस, मैं भी ये सोच रहा था जी। मैंने कहा लेकिन पंजाब गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ये FIR दर्ज हुई फेडरल कैपिटल में, इस्लामाबाद में, इसलिए वो हमारी डोमेन से बाहर निकल गई। स्टेट मुद्दई नहीं हुई इसमें? नहीं, मैं चाहता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट हो। जहाँ तक हमारा फ़र्ज़ है, यहाँ से कम से कम अभी 3-4 हफ्ते उसको लगेंगे बच्ची को हॉस्पिटल में। तो उसके बाद इंशाल्लाह उसको एक ऐसी प्लेटफॉर्म और एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो एक बहुत ही कारामद बच्ची बन सके, अपनी खातर, अपने ख़ानदान की खातर और इस माशरे और इस मुल्क की खातर। एक तो था जिस पे तशद्दुद हुआ, एक जो था जो तशद्दुद कर रहा था। मैं स्टेट ऑफ माइंड नहीं समझ सका। और एक औरत जो सी थी वो ये कर रही थी, जो माँ भी है, उसके अपने 3 बच्चे हैं। और उसके बाद आपने मुझे ये एमन वाली स्टोरी बताई है। मैं तो अभी तक हाथ पाँव मेरे कांप रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। देखें, वो जो सोमिया बीबी थी, उनके जो 3 बच्चे अपने हैं, आप इमेजिन करें कि उन पे क्या असरात होंगे पूरी ज़िंदगी, और वो किस तरह ये बोझ लेके जी सकेंगे। जो देखते रहे 6 माह, क्योंकि जो उसके फ्रैक्चर्स हैं वो आज कल के नहीं हैं, वो 3 से 6 माह पुराने मुख्तलिफ, और कॉन्स्टेंटली उस पर तशद्दुद जो है एक प्रोग्राम्ड तरीके से उस पर हो रहा था। उसके दिमाग सर पे बड़ी सख्त छुरियाँ लगी, उसमें कीड़े पड़ चुके थे और उसकी बचने के चांस हम सिर्फ 5% समझ रहे थे जब वो आई थी। दूसरी वजह ये थी उसके ज़ख्म इसलिए भी नहीं बढ़ रहे थे और नहीं बढ़ रहे क्योंकि वो एक तरह 6 महीने का उसने रोज़ा रखा हुआ था, उसकी खुराक नहीं थी। ये वो पाकिस्तान नहीं हो सकता जिसका अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था और जिसको कायदे आज़म ने अमली जामा पहनाया था। ये उस पाकिस्तान से बहुत दूर हम निकल चुके हैं। जी ऐसे। और ये एमन के बारे में बताएं डॉक्टर साहब। एमन का तो मामला कुछ ऐसा है कि मेरा ख़्याल है कि बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ। DPO साहब ने बिहाड़ी के, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया रात के वक्त और उन्होंने मुझे कहा कि एक बच्ची की आंखें फोड़ दी गई हैं और उसकी माँ बहुत ज़्यादा तशद्दुद, और दूसरी भी बेटी पे कुछ तशद्दुद है, लेकिन ये जो एमन है इसकी दोनों आंखें निकाल दी गई हैं। फ़ोटो मुझे भेजी। किसकी तरफ से ये तशद्दुद हुआ? जी वही मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि उनके अपने की उनके वालिद कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, वालिद तो हमारे माशरे में क्या दुनिया के हर मज़हब में प्रोटेक्शन की अलामत है। तो अगर वो वालिद ही इस तरह करेगा, उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया, मैं समझता हूँ कि मुझे अभी भी नहीं यकीन कि ऐसा हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एविडेंस है वो कहता है ऐसा हुआ है। अल्लाह ताला इन बच्चियों के नसीब अच्छे करे डॉक्टर साहब, और सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे जो अभी ये सामने आ गई हैं। कुछ ऐसी हैं जो अभी तक बोल नहीं पा रही, जो शायद अभी तक ये जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं और ये सारा कुछ उनके साथ हो रहा है। तो अल्लाह ताला उन सब के नसीब अच्छे करे। डॉक्टर साहब के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवाना का जो केस रजिस्टर्ड हुआ है उसमें मुलजिमा जुनसी हैं वो पकड़ी जा चुकी हैं, वो कानून की तहवील में हैं। कहा जाता है कि मुलजिमा बहुत ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से हैं
और उनके ऊपर कोई चार्ज लगना या उनको सज़ा होना बज़ाहिर फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि कहीं नामुमकिन ना हो जाए। इस केस के अंदर मुद्दई जो सा है वो बच्ची का बाप है, लेकिन यहाँ पर आके मुझे ये एहसास होता है कि रियासत जो सी है वो माँ के जैसी नहीं है। रियासत कहीं पे मुद्दई नहीं बनी। ये जो जुल्म हुआ है इस बच्ची के साथ, इस मुल्क की शहरी के साथ, इस रियासत में रहने वाली के साथ, उसमें रियासत मुद्दई नहीं है। रियासत ये सोच नहीं रही, अभी रियासत इसी कन्फ्यूजन में है कि ये इस्लामाबाद में केस रजिस्टर्ड होगा या पंजाब में रजिस्टर्ड होगा या कहाँ रजिस्टर्ड होगा, लेकिन बच्ची के साथ जुल्म हो चुका हुआ है। कितना जुल्म हुआ है जानना चाहते हैं आप तो बच्ची के डॉक्टर से मैं आपकी बात करवाता हूँ। डॉक्टर अल-फरीद ज़फ़र वहाँ पर मौजूद हैं, प्रोफेसर जो प्रिंसिपल हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल के, वो आपको बताएंगे कि कितना जुल्म रवा रखा गया उस बच्ची के ऊपर और वो ज़ख़म कितने पुराने थे। डॉक्टर साहब, ये बच्ची आई आपके पास रिजवाना, जब आपको रिसीव हुई, जब आपने उसको पहली बार देखा तो क्या सिचुएशन थी उसकी? बच्ची नेचुरली एक सीरियस कंडीशन में थी। वो एक लिवर इसका इफेक्ट हुआ था जिसमें लेफ्ट रेस थे, दूसरा इसके लंग्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड थे, प्लस इसका हार्ट इफेक्टेड था। इंजरी थी हेड पे थी और फ्रैक्चर्स थे बाजों पे। और कितने पुराने थे वो फ्रैक्चर्स? और मे भी 3-4 महीने पुराने। 3-4 महीने पुराने थे। हेड इंजरी का क्या था? हेड पे भी इसको जख्म था, लेकिन वो लकीली इंटरनल इंजरी नहीं थी। जी ठीक है, वो बाहर का था। ठीक है। और लेकिन वो क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका था, उसमें कीड़े पड़ चुके थे। जो हड्डियाँ टूटी हुई थी, बाजू की टूटी हुई थी दोनों? बाजू की, हाँ जी। 3 महीने अगर हड्डी टूटी रहे तो वो तो जहाँ टूटी होती है वहीं जुड़ना शुरू हो जाती है इस उम्र में। हाँ, अभी थोड़ा सा ये कि एक तरफ लकीली अलाइनमेंट थी तो उसको मैंने प्लास्टर लगाया, तो उसमें जो ऑर्थोपेडिक्स वाले उनका ख्याल है कि ठीक हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि ये वायलेंस की इंजरी है, हिट हुआ है? क्योंकि गिरने से इंजरियां और होती हैं, और देखें अगर इंजरी हुई है और वो 3-4 माह पुरानी है तो इसका मतलब उसको होल्ड किया गया था। उससे कोई चीज़ दोनों बाजू पे लगी है, फिर उसको हेड में भी। उसके बाद जो उसका जुल्म ये हुआ कि उसको एक हाइजीनिक और मेडिकल वो एड उसे प्रोवाइड, ये अगर हमारे पास 2 महीने पहले आ जाती तो ये इतना लंबा इसका हॉस्पिटल स्टे बनना। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये जो सब कुछ आज यहाँ तक पहुँचे हैं डिले की वजह से पहुँचे। डिले की वजह से गड़बड़ी हुई। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके टाइम। रिजवाना की माँ ने जो कहानी बताई उसकी तस्दीक वो CCTV फुटेज भी करती है, जो प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने आपको दिखाई, जो आप देखते आ रहे हैं, जिसमें बच्ची जब रिसीव की उसकी माँ ने तो बच्ची गिर रही थी और बच्ची की हालत ख़राब लग रही थी। जब वो गाड़ी बच्ची को छोड़ के गई तो उसकी हालत ख़राब लग रही थी। अब बच्ची के माँ बाप जो उनसे हैं वो बहुत माड़े हैं, उनको देख के, उनकी हालतें देख के, उनसे बात करके मुझे ये एहसास हो रहा है कि कहीं कहीं थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी घूस, थोड़ा सा उन पर दबाव कहीं उनको उनके मौक़िफ़ से हटा ना दे, कहीं रिजवाना को इंसाफ ना मिले। फिर मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला इंसाफ करने के लिए है। शुक्र है कि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है और अल्लाह ताला इंसाफ करेगा कि ये जो सी चीज़ें हम छोड़ देंगे, हम भूल जाएंगे, हम दबाव में आ जाएंगे, हम मसलहत का शिकार हो जाएंगे, तो मसलहत का शिकार नहीं होता और वो जुल्म का बदला ज़रूर देता है। इंशाअल्लाह वो जुल्म का बदला देगा। जिसने जुल्म किया उसको उसकी सज़ा मिलेगी, यहाँ नहीं तो अल्लाह ताला के यहाँ उसको उसकी सज़ा मिलेगी, मेरा ईमान है, और इंशाअल्लाह उसको मिलेगी उसकी सज़ा। और ये जो आग आज आपको मैंने दिखाई है हमारे मुआशरे में, ये मत सोचिएगा कि आपके बच्चे उससे महफूज रहेंगे, घर की 4 दीवारी के अंदर महफूज रहेंगे, लेकिन अगर आपके मुआशरे में ये आग भड़क उठी तो इस आग से अपना घर भी जलेगा। तो खुदारा इस आग को बुझाएं, इस चीज़ को रोकें, और अगर ऐसा कहीं हो रहा हो, जुल्म होता देखें तो जाके रोकें, कम से कम ज़ुबान से एहसास तो दिलाएं किसी को कि ये बच्ची भी किसी की बच्ची है, इसको उठा के टेबल पे बिठा दो, या ख़ुद उसके सामने जाके उस बच्ची को टेबल पे बिठा दें, जिसकी तस्वीरें उतारते हैं छुप छुप के और ये बताते हैं कि देखें जी कितना जुल्म हो रहा है बच्ची के ऊपर, वो ज़मीन पे बैठी हुई है। वो जुल्म दिखाने की बजाय जाएं, आगे बढ़ें, बच्ची को उठाएं और अपनी कुर्सी उसको पेश करें, ताकि ये आग और ना फैले, ना लोग ऐसे मनाजर का इंतज़ार करें कि ऐसे मनाजर मिलेंगे, तस्वीर दिखाएंगे तो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाएंगे। ऐसी चीज़ों से बचें, खुद को भी बचाएं। अगर ये आग फैल गई तो अपना घर भी नहीं बचेगा। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।